नमस्कार। वेलकम टू स्टॉक इन्फ्यूज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग दो स्टॉक के ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला स्टॉक है लक्स इंडस्ट्रीज। आज के दिन देखें तो स्टॉक में 4.82% की गिरावट देखने को मिल रही है। अब दोस्तों, इस स्टॉक को हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। इसका रीजन है, बहुत सारे लोग जो नए नए मार्केट में आए हैं शायद उनको नहीं पता होगा। कंपनी फंडामेंटली काफ़ी अच्छी दिखती है, हर दृष्टिकोण से देखेंगे तो कंपनी काफ़ी अच्छी है। लेकिन थोड़ा सा अगर पुराना न्यूज को देखने जाएंगे तो कंपनी के अंदर इनसाइडर ट्रेडिंग का मामला देखने को मिला था। अब दोस्तों, ये इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है? जो कंपनी के मैनेजमेंट के पोस्ट में होते हैं उनको पता होता है कंपनी का रिजल्ट कैसा आने वाला है, और उसी के अकॉर्डिंग वो या तो स्टॉक को बाय कर लेते हैं या फिर स्टॉक को सेल कर देते हैं। इसी को इनसाइडर ट्रेडिंग बोलते हैं, और सेबी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग इनसाइडर ट्रेडिंग को इलीगल माना गया है। ये एक बहुत ही गंभीर मामला है। अगर कंपनी के मैनेजमेंट में कोई बड़े पद पर बैठे लोग इनसाइडर ट्रेडिंग में पाए जाते हैं तो सेबी इसको बहुत ही ज्यादा गंभीरता से लेती है। और इस केस में देखें तो मैनेजिंग डायरेक्टर के जो सन हैं, जो पुत्र हैं, उनको ही इनसाइडर ट्रेडिंग में पाया गया है और उनको इस कंपनी से बैन कर दिया गया है। साथ में 13 अन्य लोगों को भी बैन किया गया है। अब दोस्तों, ऐसा होने से क्या होता है? जो मार्केट में नए नए आए हैं जिनको नहीं पता है ऐसा होने से क्या होता है, अगर कोई कंपनी के मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम निकल कर आ जाता है या कॉरपोरेट गवर्नेंस में कोई प्रॉब्लम निकल कर आ जाता है, जैसे कि इनसाइडर ट्रेडिंग का मामला है, तो कंपनी को वो वैल्यूएशन मार्केट कभी नहीं देती है जो वैल्यूएशन कंपनी मार्केट को पहले देती थी। मतलब अगर कंपनी का वैल्यूएशन गिरेगा तो आपका रिटर्न भी कम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर 45 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो किसी कंपनी को मिल रहा है, अगर इनसाइडर ट्रेडिंग का न्यूज कंफर्म हो जाता है, उसके बाद उस कंपनी का वैल्यूएशन बहुत से ज्यादा आपको 20 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर मिलने लगेगा। मतलब अगर 20 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो आना है तो स्टॉक को 50% गिरना होगा। और एक समय अगर स्टॉक का प्राइस देखते 4500 के आसपास ट्रेड कर रहा था और वहां से स्टॉक में जो गिरावट हुई, आप देख सकते हैं 1100 रुपीज तक चले गया था स्टॉक। तो समझिए गिरावट बहुत बड़ी थी। एक समय ये स्टॉक मेरे भी पोर्टफोलियो में था। जैसे ही इनसाइडर ट्रेडिंग की न्यूज आई, मैंने इस स्टॉक से एग्जिट कर लिया। क्योंकि देखिए दोस्तों, कंपनी का रिजल्ट अगर खराब आता है तो माना जा सकता है, लेकिन अगर किसी कंपनी के कॉरपोरेट गवर्नेंस में प्रॉब्लम आता है तो आपको एक भी पल नहीं सोचना चाहिए कि मुझे कंपनी में बने रहना है या फिर एग्जिट करना है। चाहे लॉस हो या फिर प्रॉफिट हो, आपको एग्जिट कर जाना चाहिए। अब दोस्तों, क्या इनसाइडर ट्रेडिंग की वजह से कंपनी पूरी तरीका से बर्बाद हो जाएगी? ऐसा नहीं है। कंपनी बिजनेस कर रही है, ठीक है, 14 लोगों को बैन किया गया है, लेकिन कंपनी का बिजनेस अच्छा है। अगर फंडामेंटल्स हम लोग देखने जाएंगे, 4500 करोड़ का मार्केट कैप है। पूरा मार्केट कैप साफ हो चुका है। एक समय 15,000 करोड़ के आसपास का मार्केट था, जो मात्र 4500 करोड़ का बचा है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो 33 का है। अब अगर इसके हिस्टोरिकल प्राइस टू अर्निंग रेशियो को देखने जाएं, लास्ट 5 ईयर में कंपनी को क्या प्राइस टू अर्निंग रेशियो मार्केट देती आई है, तो मीडियन 24 का है। और जब इनसाइडर ट्रेडिंग का न्यूज निकल कर आ गया है तो कंपनी को जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो मिलेगा वो 24 से कम ही मिलने वाला है। कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग नजर आती है, कैश रिच कंपनी है, प्रॉफिट एंड सेल्स का ग्रोथ कंपनी का काफी ज्यादा अच्छा है। फंडामेंटल वाइज कंपनी में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब से इनसाइडर ट्रेडिंग का न्यूज आया है, जितना भी रिटर्न था इस कंपनी में इन्वेस्टर का, वो पूरा का पूरा साफ हो चुका है। अगर लास्ट क्वार्टर में कंपनी का रिजल्ट देखेंगे, क्वार्टर 4 का रिजल्ट, अभी क्वार्टर 1 का रिजल्ट आउट नहीं हुआ है, तो आप देख सकते हैं कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 18% से घटकर 6% पर आ चुका है। मतलब कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में 66% की गिरावट हुई थी। अब दोस्तों, इससे क्या ही ज्यादा गिर जाएगा? 66% का गिरावट ऑलरेडी हो गया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में। अब ऐसा तो नहीं है कि कंपनी 1-2% पर आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। अभी कंपनी अपने बॉटम के आसपास है। अगर कोई बहुत रिस्की इन्वेस्टर है, जिनको रिस्क लेने में मजा आता है,
कुछ पैसों का आप वो रिस्क ले सकते हैं। 15, 20, 30, 40 हज़ार रुपया अगर उनका डूब भी जाता है, ऐसे डूबेगा नहीं, अगर वो बहुत समय तक ग्रो नहीं करता है, वो पेशेंस रख पाते हैं, थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, तो इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन जो रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहते हैं, ऐसी कंपनी से आपको दूर रहना चाहिए। चाहे स्टॉक 1200 रुपीज पर मिले या 1500 रुपीज पर मिले, आपको बिल्कुल दूर रहना है। और जो रिस्क ले सकते हैं वो डेफिनेटली इस कंपनी पर पंट ले सकते हैं। अगर आप अभी के समय रिस्क लेते हैं और स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पर जाता है, मान लीजिए 2 साल में ही जाता है, तो आपका रिटर्न 3 गुना बन जाएगा। यहां से आपका पैसा 3 गुना हो जाएगा। लेकिन अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखेंगे तो अभी भी एफआईआई और डीआईआई का इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिलेगा। छोटा इन्वेस्टमेंट है क्योंकि कंपनी भी छोटी है, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में तो कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता है। बाकी आपके ऊपर, जैसा कि मैंने बोला, रिस्की इन्वेस्टर है, रिस्क ले सकते हैं, नहीं रिस्क लेना है, बिल्कुल दूर हो जाइए ऐसी कंपनी से। नेक्स्ट कंपनी है पॉलीप्लेक्स। स्टॉक में देखें तो 4.22% की गिरावट देखने को मिल रही है। कुछ दिनों पहले हमने इस कंपनी को डिस्कस किया था और वहां से भी स्टॉक काफी गिर चुका है। अब दोस्तों, इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बोलूं तो ये कंपनी पैकेजिंग फिल्म का बिजनेस करती है और ये बिजनेस साइक्लिकल नेचर का है। अब दोस्तों, जब पैकेजिंग फिल्म का डिमांड मार्केट में बढ़ता है तो बहुत सारी कंपनी बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चर करने लगती है। इससे मार्केट में जो प्रोडक्ट का मात्रा है काफी ज्यादा बढ़ जाता है और बढ़ जाने की वजह से जो प्राइसिंग पावर है वो कंपनियों के पास घट जाता है। क्योंकि डिमांड सप्लाई का खेल है, आपको पता होगा, जब डिमांड ज्यादा होगा, सप्लाई कम होगा, तो प्राइस ऊपर जाएगा, और जब डिमांड कम हो जाएगा तो प्राइस भी नीचे की ओर आने लगता है। तो ऐसे ही नजर से देखना है। थोड़ा साइक्लिकल नेचर की कंपनी है लेकिन फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है। अगर आपको रिस्क लेना है, ये भी एक छोटी कंपनी है, अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली इस कंपनी में रिस्क ले सकते हैं। अब दोस्तों, जब हमने इस स्टॉक को डिस्कशन किया था तब भी मैंने आपको बोला था इस कंपनी में आपको कंसिस्टेंसी बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। थोड़ी सी रिस्की कंपनी है बट फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है। अब सेल्स को देखिए, पिछले साल के इसी क्वार्टर में 2033 करोड़ का सेल्स था, जो कि घटकर 1500 करोड़ का हो चुका है। मतलब 25% कंपनी का सेल्स सीधा सीधा गिर गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए 18% का था और अभी कितने पर आ चुका है, 4% पर। जैसा कि मैंने आपको बोला, मार्केट में जब कोई प्रोडक्ट बहुत ज्यादा मात्रा में आ जाता है, डिमांड कम हो जाता है, तो प्राइस नीचे गिर जाता है। और जब मार्केट में डिमांड बढ़ता है, प्रोडक्ट्स का मात्रा कम होता है, तो प्राइस ऊपर चले जाता है। और जब पैकेजिंग फिल्म का डिमांड बढ़ता है तभी इन कंपनियों को अच्छा बेनिफिट मिलता है। और जब डिमांड घट जाता है तो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत तेजी से गिरता है, जैसा कि 6%, 3% और 4% पिछले 3 क्वार्टर में देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट को देखें तो पिछले साल के इसी क्वार्टर में 311 करोड़ का प्रॉफिट था। उसके बाद देखिए, प्रॉफिट गिरकर 200 होता है, उससे भी गिरकर 84 होता है, उससे भी ज्यादा गिरकर 20 करोड़ का होता है। और इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट निकल कर नहीं आ पाया है, 10 करोड़ का कंपनी को लॉस हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा फ्लक्चुएशंस इस कंपनी में देखने को मिलता है। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस में कंपनी के नेट प्रॉफिट को देखने जाएंगे तो देखिए 208 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी को होता है, गिरता है प्रॉफिट 66 करोड़ पर आ जाता है, और भी ज्यादा गिरावट होती है प्रॉफिट में और कंपनी सीधे 52 करोड़ के लॉस में चले जाती है। अब देखिए दोस्तों, 52 करोड़ के लॉस से कंपनी कहां जाती है, 78 करोड़ के प्रॉफिट में। फिर प्रॉफिट गिरता है 16 करोड़ का, और 16 करोड़ के प्रॉफिट से सीधा कंपनी का प्रॉफिट 361 करोड़ हो जाता है। तो आप देखिए कंपनी के प्रॉफिट में कितना ज्यादा फ्लक्चुएशंस देखने को मिलता है। प्रॉफिट फिर गिरता है, बहुत तेजी से बढ़ता है, फिर गिरता है, बहुत तेजी से बढ़ता है। उसके बाद 2 साल कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है, और अभी के समय देखें तो कंपनी का प्रॉफिट कंटिन्यू बेसिस में गिरता हुआ नजर आ रहा है।
और कोई बड़ी बात नहीं है, अगर पूरे साल के बाद देखेंगे तो हो सकता है कंपनी ओवरऑल लॉस में ही रहे, क्योंकि हमने हिस्ट्री को देखा है कंपनी बड़े प्रॉफिट से सीधा लॉस में जा सकती है, ये कंपनी का हिस्ट्री बताता है। सेल्स का ग्रोथ अच्छा है, प्रॉफिट का ग्रोथ अच्छा है, लेकिन जैसा कि हमने डिस्कस किया आपको कंसिस्टेंसी बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। अब देखिए दोस्तों, जब एक समय स्टॉक बहुत ज्यादा ऊपर था, कंपनी अच्छा डिविडेंड भी दे रही थी, तो हर कोई इस कंपनी को बाइंग करने के लिए सजेस्ट कर रहा था और यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोज बन रहे थे। अभी देखिए स्टॉक 2700 रुपीज तक गया था और गिर गिर कर कितने पर है, 1144 रुपीज पर। लेकिन जब स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के आसपास था या 2000 रुपीज के आसपास भी था, हमने एक बार भी इस कंपनी को डिस्कस नहीं किया था। जब स्टॉक में 50% से भी ज्यादा की गिरावट देखने को मिली थी, तभी हमने पहली बार इस कंपनी को डिस्कस किया था। और अगर किसी ने उस लेवल पर भी बाइंग किया होगा, अभी भी उनको बहुत ज्यादा कुछ नुकसान नहीं हो रहा होगा। तो ये समझने वाली बात है दोस्तों, आपको स्टॉक के नेचर को देखकर ही इन्वेस्टमेंट करना होता है। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, बड़े लॉस में है, कोई बात नहीं है, आप इंतजार कर सकते हैं। एक बार साइकिल स्टार्ट होगा तो आपका सारा लॉस रिकवर हो जाएगा। लेकिन साइकिल कब स्टार्ट होता है, इस बात का पता किसी को नहीं है। हो सकता है इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में कंपनी लॉस पोस्ट करे, स्टॉक में और भी थोड़ी सी गिरावट हो जाए, उसके नेक्स्ट ईयर में हो सकता है कंपनी प्रॉफिट पोस्ट करे। तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि छोटे स्टॉक में गिरावट भी बड़ी होती है, तेजी भी बड़ी होती है। जो पेशेंस रख पाते हैं, राइट प्राइस में बाय कर पाते हैं, वही छोटी कंपनी से रिटर्न कमा पाते हैं। जो भागते हुए स्टॉक को पकड़ते हैं, ऊपर जाकर खरीदारी करते हैं, वो छोटे स्टॉक से पैसा नहीं कमा पाते हैं। या ऐसे लोग भी नहीं कमा पाते हैं जो स्टॉक खरीदकर पेशेंस नहीं रख पाते हैं, सोचते हैं अब मैंने खरीद लिया तो स्टॉक चल क्यों नहीं रहा है, चल क्यों नहीं रहा है। तो ऐसे लोग भी छोटी कंपनी से पैसे नहीं कमा पाते हैं। इसलिए बोला जाता है कि आपका जो बड़ा इन्वेस्टमेंट है बड़ी कंपनी में होनी चाहिए, छोटा इन्वेस्टमेंट छोटी कंपनी में होनी चाहिए। इस तरीका से आपका रिटर्न भी बनता जाएगा। और छोटी कंपनी में अगर गिरावट भी होता है, छोटा इन्वेस्टमेंट है, तो आप धैर्य बनाकर रख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्कशन के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा। रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, तो वीडियो में जो भी बातें बताई गई है सिर्फ इंफॉर्मेशन और स्टडी पर्पस के लिए है, तो उसको इसी तरीका से लीजिएगा। अगर आपको कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेना है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं या फिर अपने स्टडी के अनुसार ले सकते हैं।